हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पूजा एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर। आप हमें सुन भी पा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी पर, साथ ही साथ आप हमें देख भी पा रहे हैं हमारे यूट्यूब पेज पर। अपने किसान भाइयों के लिए जो विशेष सीरीज हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से आप तक लेकर आ रहे हैं, उसी का एक और खास प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं। और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर चैंपियन। जी हाँ, हम देर नहीं करेंगे, जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराते हैं। खंदौली गांव से हमारे बीच हैं श्री लाल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। इतनी ठंड में आप हमारे स्टूडियो आए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप हमारे आलू की फार्मिंग के चैंपियन हैं, तो भाई इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप कृषि व्यवसाय कर रहे हैं? 50 साल से करीब। 50 साल से आप? अच्छा। और परिवार आपका? सब खेती करते हैं। सब खेती करते हैं, बच्चे भी? हाँ। जी। कौन सी खेती आप ज्यादातर आलू करते की खेती हैं? करते हैं। आलू की खेती। हाँ। जी। तो जैसे आप 50 सालों से आलू की खेती कर रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव भी आपकी जिंदगी में जरूर आए होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये कार्यक्रम विशेष तौर से हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं वो सुनकर जानकर आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभवों से सीख लें और आगे बढ़ने का तरीका ढूंढें। जब फसल में बीमारी आ जाती है, जैसे 86 में 98 में तो झुलसा रोग आया था। हाँ। उससे आलू की पैदावार कम हुई थी, तो किसानों को अच्छे रेट मिले थे। अच्छा। हाँ। और जब बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को रेट कम मिलते हैं। ये तो है। तो जैसे आपने बताया कि जब ज्यादा आलू की बीमारियां बढ़ जाती हैं, पहले तो समय ऐसा भी रहा होगा आपके समय पर कि आलू में जब बीमारियां बढ़ जाया करती थी तो इतने साधन नहीं थे कि उनको बीमारियों से बचाया जा सके, या फिर कोई इस तरह की पहले ही शुरुआती दौर में आलू की खेती में हम लोग सावधानियां बरतें। कुछ इस बारे में बताइए। पहले इतनी दवाई नहीं थी। हाँ, तो आलू खराब ही हो जाता था, पैदावार कम होती थी, नुकसान भी होता होगा किसान का। और अब अगर हम बात करें तो अब तो उपचार कर लेते हैं। जी, 3 स्प्रे के बारे में आप बता रहे थे, कौन कौन से और कब कब? 35 से 45 दिन बाद करते हैं। तो अच्छा। एक 60 दिन के करीब करते हैं, एक 75 दिन के करीब करते हैं। मतलब तीनों स्प्रे करते हैं। तो उससे झुलसा रोग रुक जाता है, तो पैदावार पूरी होती है। ये झुलसा रोग ज्यादातर होता क्यों है आलू के साथ? ये खेती में नमी होती है, नमी की वजह से होता है। ज्यादा नमी की वजह से, ज्यादा नमी बढ़ जाए। हाँ। एक चेचक रोग के बारे में भी हमने सुना। चेचक रोग मिट्टी में हो जाता है जी, इसका कोई उपचार चेचक रोग का? वो फसल छोड़नी पड़ती है 1-2 साल के लिए। अच्छा। हाँ। ओहो, तो भी किसान का नुकसान होता है। हाँ। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे लाल सिंह जी, आप तो बहुत समय से कृषि में हैं और आपका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन सी सावधानियां पर्सनली आप आलू की खेती जब शुरू करते हैं तब आप अपने अनुभवों से जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करते हैं? जैसे खेती में खाद लगाते हैं, बहुत से लोग डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो वो नुकसान करता है। तो सीमित तरीका से और डीएपी डाली जाए और मिट्टी परीक्षण कराया जाए। मिट्टी परीक्षण करने में जैसे यारा वाले वहाँ परीक्षण होता है, वो बताएं वही हिसाब से उस हिसाब से खाद डालना चाहिए। समय समय पर यारा फर्टिलाइजर्स इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। हाँ। जहाँ पर विशेषज्ञ आकर, साइंटिस्ट आकर किसान भाइयों से रूबरू होते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उनको सही सलाह दिलवाते हैं कि किस तरह और कितनी मात्रा में उन्हें केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यारा के प्रोडक्ट्स, यारा के जो उत्पाद हैं आपने इस्तेमाल किए होंगे अपनी खेती में, कैसा अनुभव रहा वो इस्तेमाल करके? के उत्पाद से वो पैदावार अच्छी होती है। यारा के जितने कार्यक्रम होते हैं क्या आप उन्हें अटेंड कर पाते हैं? हाँ, बुलाते हैं जब जाते हैं। जी। तो कैसा लगता है आपको, किस तरह से वो आपका खातिरदारी की जाती है? हाँ, बढ़िया लगता है। सभी किसान जुड़कर आते हैं। हाँ। हम अगर बात करें आपके बच्चों की, तो बच्चे क्या शिक्षा ले रहे हैं या कृषि में ही है? कृषि में ही है। कृषि में है। कितना बड़ा परिवार है आपका ग्राम खंदौली में? मेरा 2 बच्चे हैं, मेरे पास 2 लड़के हैं। अच्छा। हाँ। जी। तो बच्चे शिक्षित हैं सभी? शिक्षित हैं। ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं यारा की, तो यारा के जैसे कि हमने कहा उत्पाद जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे सीमित और सही मात्रा में
आप आलू की खेती कर पाते हैं। हाँ। तो अभी जो ये ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, बड़ा ही मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, अब जो पाला पड़ रहा है, उसमें ओस की बूंदें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो क्या आपने अनुभव किया है कि ये जो बदलता मौसम है, ये आलू को हमारे बहुत नुकसान करता है? हाँ, ऐसे मौसम में वो झुलसा रोग आने का डर लगता है। और आ भी जाता आ होगा। भी जाता है। तो इससे बचने के लिए जस्ट इससे पहले आप क्या इस्तेमाल करते हैं? स्प्रे कर दवाई की स्प्रे करते हैं वो अच्छा, दूसरी अच्छा। तरह की। हाँ। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आलू की जो आप खेती करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, तो आलू आज के समय पे बहुत खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हाँ। सब्ज़ी हो, हाँ। लेकिन आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो सबके साथ मिल जाती है और साथ ही साथ ज़्यादातर लोगों की पहुँच में है। हाँ। सभी लोगों की पहुँच में है, ये हम कहेंगे। तो आलू आपका खूबसूरत दिखे, सही आकार हो, उसमें शाइनिंग हो, इसके लिए आप क्या सभी किसानों को सुझाव देना चाहेंगे? इसमें आलू चटके ना उसके लिए बोरोन लगाते हैं। अच्छा। हाँ, 3 स्प्रे करते हैं तो उससे वो बढ़िया आलू पैदा होता है। बोरोन किस समय लगाते हैं आप? तीनों स्प्रे में लगाते हैं। अच्छा, अच्छा। तीनों स्प्रे में बोरोन की मात्रा आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा लाल सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों के बीच में भ्रांतियाँ भी हैं कि जैसे आजकल अगर हम मार्केट की बात करें, लोग सब्ज़ी वाले से जब सब्ज़ी खरीदते हैं और बेमौसम की सब्ज़ी भी हमें मिल जाती है और खूबसूरत मिल जाती है, तो लोग कहते हैं कि अरे इन्हें केमिकल से, इन्हें इंजेक्शन लगा के बड़ा किया गया है, इतना सुंदर ऐसे बनाया गया है। क्या ऐसा होता है? आलू खेती में नहीं होता, ये लौकी में होता है ज़्यादातर। लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं या उससे। फलों में? हाँ, फलों में उनसे मतलब बड़ा हो जाता है इंजेक्शन। आलू की खेती में भी क्या इस तरह से होता है? नहीं, इंजेक्शन कोई नहीं लगता। नहीं लगता है। क्या ये जो मिथ है, ये जो भ्रांति है लोगों के बीच में, ये गलत है? हाँ, आलू के बारे में तो गलत है। जी, जी, जी। तो आप हमारे किसान भाइयों से मिलते हैं, आप उनके बीच बैठते भी हैं, तो कोई संदेश आप हमारे रेडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को देना चाहेंगे? किस तरह से आलू की करें? खेती में बढ़िया बीज डालें खेती में। हुँ। और वो यारा कंपनी वाले बताते हैं, वहाँ से वो मिट्टी का परीक्षण करवाने के बाद में वो खाद बतावें, उस हिसाब से खाद डालें तो अच्छी पैदावार हो। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे बीच आए हैं, आपने इतनी सारी जानकारियाँ शेयर की हैं। श्री लाल सिंह जी आप हैं खंदौली ग्राम से, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी बहुत-बहुत। तो इस कार्यक्रम के साथ और अपने फार्मर चैंपियन श्री लाल सिंह जी के साथ हम फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। हम आपके बीच यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जितनी भी जानकारियां हैं ऐसे ही साझा करते रहेंगे। बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट हमारे बीच आते हैं यारा फर्टिलाइजर्स की तरफ से, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं और कई बार इस तरह के खास मेहमान भी आते हैं और हम भी गांव में जाकर उनके बीच जुड़ते हैं जिससे हम उनसे भी कुछ जानकारियां हासिल कर सके और साथ ही साथ यारा के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी उनके साथ में बातें कर उन्हें सही सलाह दे सके। तो बहुत अच्छी जानकारियां हमारे एक और चैंपियन फार्मर ने हमारे साथ साझा की हैं, लेकिन कुछ संशय अभी भी बाकी हैं, कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। तो ऐसे में यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बेहतर कौन रहेगा? जी हाँ, ये जो विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से, और ये कार्यक्रम ही किसान भाइयों के लिए है। तो क्यों ना जो संशय हैं, जो जानकारियां हैं, आगे हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ही श्री शुभम श्रीवास्तव जी से लेते हैं, उनसे जानकारियां प्राप्त करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। वो हैं असिस्टेंट एरिया एग्रोनॉमिस्ट। तो देर नहीं करते हैं, आइए आपको अब उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं श्री शुभम श्रीवास्तव जी। शुभम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार मैम। एक बार फिर से आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे किसान भाई, किसान मित्र हमारे स्टूडियो में आए, फार्मर चैंपियन है वो। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने भी हमारे साथ साझा की। लेकिन अभी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी सही तरह से नहीं मिल पाए हैं और वो आपसे बेहतर, यारा से बेहतर कौन देगा? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी जो सेहत है जी, वो कैसे बरकरार रहे, उसकी फर्टिलिटी कैसे बरकरार रहे, इसके लिए क्या क्या विशेष रूप से एक किसान को ध्यान रखना चाहिए आलू की खेती में? एक्जैक्टली। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा हमारे फर्टिलाइजर्स के सेक्टर्स के लिए भी और साथ साथ हमारे सॉइल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर हमें एक लंबी खेती, एक आधुनिक खेती, एक सही तरीके से खेती लंबे विगत वर्षों तक करनी है और साथ साथ हमें एक अच्छा उत्पादन लेना है जिसमें हमें एक अच्छी गुणवत्ता मिल पाए, तो उस गुणवत्ता के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सबसे बेहतरीन है उस क्षेत्र में,
जिसमें हमारी फसल सही तरीके से अपनी हर एक अवस्थाओं में अच्छी तरीके से चल सकती हैं, उनमें बीमारियों का प्रकोप कम से कम आए, वातावरणीय दाब कम आए और फसल हमारी हमसे बेहतर व्यवहार करे। तो मृदा कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के लिए सबसे मेजर फैक्टर कहलाती है, क्योंकि बीज हमारा मिट्टी में ही उत्पन्न होता है, उसके बाद वो पौधे को जन्म देके अपनी आगामी अवस्थाओं में बढ़ता है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए पहले किसान भाई, जैसे कि भी हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में हमारे कुछ लीड फार्मर्स आपके समक्ष उपलब्ध हुए थे, उन्होंने अपनी जानकारियाँ साझा की। तो ऐसे किसानों को हम पहले जो हमारा YKGC यारा नॉलेज ग्रोथ सेंटर उजरई में है, वहाँ पे हम फार्मर्स को बुला के ये सारी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं कि सॉइल हेल्थ कैसे उनकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके लिए आप प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग में आप अपनी खेत की बुआई से पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें। रिपोर्ट आने के बाद उनमें जो भी फर्टिलाइजर्स के कॉम्बिनेशंस अलग-अलग तरीके से आए हैं, चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो या माइनर न्यूट्रिएंट्स हो, तो इनकी अवेलेबिलिटी उनके पर्टिकुलर सॉइल में पहले से कितनी है और कितनी इनकी अभी आवश्यकता हमें अपने इस फसल में है, या तो किसकी कम करनी है, या किसकी कम करनी है। तो हमारी जो आगामी फसल है उसमें उसकी आवश्यकता कितनी है, कौन सी खाद पहले से हमारी खेत में उपलब्ध है या कौन सी खादों की उपलब्धता हमारी खेत में कम है। उस सॉइल टेस्टिंग में जब हम फार्मर्स को एक रिपोर्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि आपकी आलू की खेत में इन खादों की पोषक तत्वों की कमी है, इन खादों को आप अपने इस मात्रा में प्रयोग करके अपने 1 एकड़ की खेती की शुरुआत करिए, या ये फर्टिलाइजर हमारी खेत में पहले से ही उपलब्ध है, जो ज़्यादा मात्रा में है तो इसकी मैं मात्रा को कम से कम रखना चाहिए, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसका दाब भी सही तरीके से बना रहे और साथ ही साथ उसका जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो मेंटेन रहे, ताकि फसल भी सही तरीके से व्यवहार करे, मृदा क्षारीय ज़्यादा ना हो, जिससे क्या है कि हमारे स्वास्थ्य को भी ना वो नुकसान करे, ना वो फसल के स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो। तो मृदा परीक्षण एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी खेती के लिए, चाहे हम नगदी खेती कर रहे हैं, चाहे हम अनाज वर्गीय फसल कर रहे हैं, चाहे हम दलहनी फसलें कर रहे हैं और चाहे हम तिलहनी फसलें कर रहे हैं। तो अगर हमें इसकी जानकारी पहले से है, जैसे अपना हम हेल्थ चार्ट बनवाते हैं कि हमें डाइट कितनी लेनी है अपने डे वाइज, ऐसे सॉइल हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसमें मिट्टी के परीक्षण के बाद वो बताते थे फार्मर्स को कि ये आपकी सॉइल का स्टेटस है। सेम चीज़ फार्मर्स को जैसे यारा के माध्यम से हम लोग सॉइल टेस्टिंग, हमारा जो यारा का सॉइल सेंटर है जहाँ पे हमारा सॉइल एनालिसिस होता है, वो हमारा बबराला में है। तो वहाँ पे हम सैंपल्स हमारे सारे पूरे इंडिया से जाते हैं और वहाँ पे हम रिपोर्ट शेयर करते हैं उनसे, ताकि फार्मर्स अपनी प्रैक्टिस को एक सही तरीके से कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता भी उसे प्राप्त हो, और इसके साथ-साथ हम जो मिट्टी है वो हमारी स्वास्थ्य भी उसका लगातार बनी रहे, ताकि हम लंबे समय तक एक अच्छी खेती कर सकें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से समय-समय पर आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते ही रहते हैं, जिसमें आप लोग जुड़ते हैं किसान भाइयों को, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर आलू हमारी हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद हम अपना कैंपेन शुरू कर देते हैं मृदा परीक्षण के लिए, क्योंकि ये वही सबसे सही समय होता है कि जब फार्मर दूसरी फसल लेने के लिए जा रहा है, उसके पास 10-15 या 20 दिन का वक्त है, 1 महीने का वक्त है, उसी बीच में अपना वो सॉइल टेस्टिंग करवा के अपनी आगामी फसल का रिपोर्ट प्राप्त कर लें कि हाँ अभी हमारे सॉइल का या मिट्टी का ये स्टेटस है और हमें इस फसल के लिए इतनी खादों की आवश्यकता हमारी इस मिट्टी में के लिए चाहिए। ये जो मृदा परीक्षण है, ये आप एरिया वाइज कराते होंगे? जी, अलग-अलग लोकेशंस में ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मान लीजिए किसी गाँव में एक फार्मर्स का सॉइल टेस्टिंग करने के लिए गए, तो उसके बगल वाले का भी सॉइल का सेम ही रिपोर्ट आए। हर सॉइल की रिपोर्ट्स अलग-अलग वैरी करती हैं, क्योंकि फार्मर की प्रैक्टिस अलग-अलग तरीके पे डिपेंड होती है। कोई फार्मर 5 बैग DAP अपने मान लीजिए 1 एकड़ खेत में डाल रहा है, उसका रिपोर्ट या उसकी जो एनालिसिस आएगी वो अलग आएगी। कोई फार्मर, उसके जो पड़ोसी फार्मर है या पड़ोसी खेत है, वो वहाँ पे मान लीजिए 3 बैग DAP का इस्तेमाल कर रहा है या यूरिया का 2 बैग इस्तेमाल कर रहा है। तो फर्टिलाइजर की अलग-अलग प्रैक्टिस से सॉइल का जो हमारा एनालिसिस रिपोर्ट रहता है वो अलग-अलग वैरी करता है। तो कभी-कभी किसान के मन में ये मिथ्या रहती है कि हमारा पड़ोसी ने मिट्टी की जाँच करवा ली है और ये उसका रिपोर्ट आया है तो सेम ऐसा हमारा ही होगा। तो ये एकदम गलत जानकारी है। हर खेत का जो मृदा का जो जाँच है या मृदा का जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है, वो अलग-अलग निर्भर करता है उसकी वर्तमान या पूर्वभूत की गई खाद की प्रैक्टिसों पे और अन्य चीज़ों से भी। जैसे हम अपना हेल्थ
का परीक्षण कराते ही रहते हैं, ऐसे ही मिट्टी का परीक्षण कराना भी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बात की तो मैं उसी में से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं, यहाँ पर हमारे एरिया में हमारा जितना आगरा का जो क्षेत्रफल है, इसमें आलू की खेती के लिए एक जो कॉमन फार्मिंग प्रैक्टिस है, जो सभी के लिए लाभप्रद है, वो क्या है और किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम आलू की बात करें तो आलू की फसल मुख्य रूप से निर्भर होती है अपने फर्टिलाइजर प्रैक्टिसों से। अगर हम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हैं, जो कि बेसिकली आपका ये पोटाशिक फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होती है या हमारे जो अन्य फर्टिलाइज़र्स में है, तो कहीं न कहीं क्लोराइड एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे आलू के उत्पादन में 5 से 10% की हानि पहुँचाता है। अच्छा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्लोराइड फ्री फर्टिलाइज़र्स जितने ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, उतना ज़्यादा हमारी जो कंदवर्गीय फसलें हैं, उनको नुकसान कम होगा। और यारा के कहीं न कहीं ऐसे उत्पाद जो कि हम क्लोराइड फ्री का ही निर्माण करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को साथ में और साथ-साथ जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, उसको देख के ही निर्माण किया जाता है हमारे उत्पादों को। तो हमें अपने खादों के तौर तरीकों को क्या रखना है कि हमें जो मैं पहले भी शायद इस टॉपिक को बोल चुका हूँगा कि जो खादों की अलग-अलग व्यवस्था है, चाहे वो उसका समय हो, चाहे वो उसकी मात्रा हो, चाहे वो उसका सोर्स हो और चाहे वो उसकी दर हो। तो ये चारों बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि वो किसान शुरुआत में उसे खाद की उसने प्रैक्टिस की, तो उसने डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कितना किया, या जो उसने सॉइल टेस्टिंग करा के रखी है, तो सॉइल टेस्टिंग में जो उसका रिपोर्ट आया हुआ है, उसके हिसाब से वो फार्मर अपना अलग-अलग अवस्थाओं में प्रैक्टिस की ओर चल रहा है, चाहे वो बिजाई के टाइम पे हो, चाहे वो बिजाई के 20 से 30 दिन के बाद उसे यूरिया या मान लीजिए पोटैश का इस्तेमाल करना है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए उसने अगर बुआई में फास्फोरस का प्रयोग डाई अमोनियम फॉस्फेट के माध्यम से डाला है, तो फिर उसे लगभग 30 दिन के आसपास में फास्फोरस का प्रयोग लिक्विड फॉर्म में करना चाहिए, ताकि उसे जो फास्फोरस हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सॉइल में या अपने अपने फसल में दे रहे हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो पौधे को ज़्यादा रूप से मिल पाए, ज़्यादा उपलब्ध हो पाए। क्योंकि कुछ खादें शुष्क नेचर में होती हैं, वो अगर हम उनका उपयोग ऊपर से करते हैं, तो वो पौधे तक या उनकी जड़ों तक ठीक से पहुँच नहीं पाती, वो हमारी मिट्टी में पड़ी रहती हैं। लेकिन फास्फोरस हमें तरल पदार्थ में हमें ऊपर से प्रयोग करना चाहिए, लगभग 30 दिन के उपरांत ही शुरू कर देना चाहिए। तो ये तौर तरीका किसान को जानना चाहिए कि हम अपने खादों का स्रोत क्या रखें, कि हमें कब अपने खेत में आलू की फसल में कब हमें स्प्रे वाली खादें देना शुरू कर देनी चाहिए और बुआई के वक्त में हमें कौन खादों का चुनाव करना चाहिए। तो मैं मृदा परीक्षण की ओर ही आऊँगा। अगर आपने सॉइल एनालिसिस करवा के रखी है, आपके पूरे 1 एकड़ खेत का पूरा पैमाना बन के आ चुका है कि ये आपके खेत का ये स्टेटस है और इस खेत के 1 एकड़ में इतनी खादें आलू के खेत के लिए जाएँगी, तो फार्मर उसी तरीके से अगर अपनी अलग-अलग अवस्थाओं में जाता है, तो उसके लिए उत्पादन भी बेहतर रहेगा, मृदा का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा और उसे एक अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे आप बात कर ही रहे हैं, एक नपा-तुला हिसाब होता है। जी। तो यहाँ के क्षेत्र में आप कॉमनली क्या पाते हैं? तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन जो हम अपने मृदा को दिलवाएँ किसान भाइयों से? अगर जैसा अभी हमें पूर्वभूत एपिसोड्स में हमारे फार्मर्स के द्वारा बताया गया है कि खंदौली हमारा बहुत ही मुख्य फेमस क्षेत्र है, जो हमारे दक्षिण भारत में भी जाना जाता है आलू की किस्मों के लिए और बढ़िया उत्पादन और उसकी गुणवत्ता के लिए। बट अगर मैं अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, लगभग 1, 2, 3 सालों से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, फार्मर डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादा इन क्षेत्रों में करता है। 1 एकड़ में 5-5 बैग डीएपी का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ का जो सामान्य पीएच जो एक आलू के लिए आवश्यक होता है 7.5, उससे बढ़ के लगभग 8, सवा 8 या साढ़े 8 तक पहुँच गया है। जो कहीं न कहीं कंद वर्गीय फसलों में अगर हमारी सॉइल का पीएच ज़्यादा है, मतलब सॉइल हमारी क्षारीयता की ओर बढ़ चुकी है। क्षारीय मिट्टी में जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती हैं, इनकी जो ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी सतह में दाग धब्बों की समस्या तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सहनशील नहीं कर पाती हैं उस प्रकार की मिट्टी में एक बढ़िया उत्पादन देना या एक गुणवत्ता युक्त उत्पादन देना। तो अगर उससे हमें दाग धब्बे रहित करना है, एक शुद्ध उत्पादन करना है, तो हमें कहीं न कहीं डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो इस्तेमाल है, वो
लगभग 1 एकड़ खेत में 3 बैग के हिसाब से करना चाहिए, एक कॉमन प्रैक्टिस के हिसाब से, या फिर आप अपने सॉइल का एनालिसिस करवाने के बाद जो भी आपके सॉइल का एक्चुअल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से उसकी प्रैक्टिस को रखिए। साथ ही साथ उसमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पोटाश जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोटाश बहुत ही अच्छा कार्य करता है आलू में, चाहे वो आलू का भंडारण क्षमता के लिए हो, चाहे आलू को बीमारी से बचाने के लिए हो। तो पोटाश का प्रयोग फार्मर लगातार यहाँ पे एक बार ही करता है, बुआई के टाइम पे ही। तो आप प्रयास करें कि सल्फेट बेस्ड पोटाश जो भी उपलब्ध है, सल्फेट ऑफ पोटाश, उसका इस्तेमाल आप बुआई के टाइम पे करें। और दूसरा, उसका एक फिर प्रयोग आपको लगभग 30 दिन के आसपास, जब आप यूरिया देने जा रहे हैं या फिर आप ऊपर से कैल्शियम देने जा रहे हैं, उस वक्त करें, ताकि उसके वजन में भी वृद्धि देखने को मिले, उसकी भंडारण क्षमता भी मिले और एक आलू अच्छे आकार की ओर आगे बढ़ पाए। क्या लगता है आपको शुभम जी, क्या किसान विज्ञान से जुड़ चुका है? जी, आज के दौर में देख रहा हूँ कि जैसा कि सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारे अन्य फेसबुक पे कृषि के पेजेस हों, बहुत सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। चाहे वो मेट्रोलॉजिकल जानकारियाँ हों कि मौसम का व्यवहार कैसा होने वाला हो, चाहे वो न्यू वैराइटीज़ हों जो भी नई मार्केट में आने वाली हो, जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए सूटेबल हो, चाहे फर्टिलाइज़र प्रैक्टिसेस हो कि हाँ, हमें इन फर्टिलाइज़र का ये प्रैक्टिसेस रखना चाहिए अपने खेत के लिए, और चाहे वो हमारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के ग्रुप्स हो। तो सारे अच्छा कार्य कर रहे हैं, फार्मर जागरूक हो रहा है। और आज के युग में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फार्मर हैं, यूट्यूब पे अपने फसल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देखा करते हैं कि आलू में ये समस्या आई तो इसके लिए क्या समाधान, जो यूट्यूब पे पेजेस है उसके माध्यम से बताया जा रहा है। टोल फ्री नंबर्स आज के टाइम पे हर कंपनी अवेलेबल कराती है। यारा हमारा जो क्रॉप प्लान में जो मैंने बताया था, क्रॉप प्लान पे हम लोग अपना टोल फ्री नंबर साझा करते हैं, ताकि फार्मर डायरेक्ट कनेक्ट कर सके अपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए, ताकि जिस भी लोकल क्षेत्र का फार्मर हो, वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है उससे जुड़ पाए और अपनी समस्या का समाधान हो पाए। तो कहीं ना कहीं डिजिटल सोर्स जो फार्मर के लिए भी आया है वो बहुत ही बेहतर है। और आजकल कंपनियां तो काफ़ी एप्लीकेशंस भी ऐसे लॉन्च कर रही हैं जिससे फार्मर ये जान सकता है कि अभी उसके क्रॉप में कौन सी बीमारी चल रही है, या उसे फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस क्या रखनी चाहिए। यारा भी एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, टैंक मिक्स हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि अगर आप कोई लिक्विड का स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ क्या कौन सा फंजीसाइड सुटेबल है या कौन सा फंजीसाइड सुटेबल नहीं है, ताकि आप उस स्प्रे का इस्तेमाल भाई सही तरीके से कर पाए और उसकी इफिशियंसी भी बढ़े और उसका रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं डिजिटल सोर्स फार्मर की नॉलेज के लिए काफ़ी बेहतर हो सका है। बस यहाँ समझने वाली ये बात है कि हम सही सोर्स की ओर जाएं, एक जेन्युइन चैनल है या कोई जेन्युइन पेज है उसको ही फॉलो करें, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, जो भी हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें वो एक सही ब्रांडेड कंपनी का हो, जो सही तरीके से फील्ड लेवल पे भी कार्य कर रहा हो, साथ ही साथ अपने अच्छे उत्पाद दे रहा हो। तो साथ ही साथ बीज की बात करें तो सही बीज का चुनाव करें, अच्छी बीज की कंपनियां जो मार्केट में है उसके बारे में जानकारी रखें, जो दवाओं की अच्छी कंपनियां हैं उनके बारे में तो जानकारी रखें, जिससे क्या है कि एक हम सही और एक जेन्युइन उत्पाद ले सकें और हम जितने भी और जो मार्केट में मोटी जो भी चीज़ें नेगेटिव करती हैं उनसे दूर रहें। तो कहीं न कहीं जो मैंने डिजिटल मीडिया की बात की, रेडियो जैसे कि अभी आप आज के आपके 90.4 आगरा की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को, या जो हमारे चुनित किसान हैं उनकी आवाज़ को, सही जानकारी किसानों के मध्य लेके जाते हैं, ताकि उससे भी जानकारी हो कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो ये एक डिजिटल सोर्स भी है, आज 90.4 रेडियो पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि जहाँ मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं भी पहुँच पा रही है, मान लीजिए पंजाब का किसान है, तो इस पेज के माध्यम से पंजाब का किसान जान सकता है कि हाँ, यहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है या इस विषय पर चर्चा हो रही है। तो ये अच्छा योगदान है किसानों की जानकारी के लिए, उसकी खेती के लिए और उसके बेहतर विकास के लिए। तो ये तो बात हुई शुभम जी आलू की खेती के बारे में। अभी आलू इस मौसम को झेलते हुए आगे बढ़ ही रहा है और अच्छा ही जाएगा, नो डाउट, क्योंकि सही जानकारियां भी हमारे किसान भाइयों तक प्राप्त हो रही हैं उनको। लेकिन
आप आगे की अगर हम बात करें तो आप हमारे किसानों को आगे की खेती के लिए, अगली खेती के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किसकी तैयारी करें, कैसे करें? जी, अगली खेती की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से किसान खेत छोड़ ही देता है, यहाँ पे मैं देखा हूँ। बट अभी कुछ निगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने मक्का की खेती करना शुरू किया है। तो मक्का एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन के तौर पे एक नई फसल के रूप में खरौली के किसानों के लिए निकल के आ रही है कि आप आलू की खुदाई करने के बाद अपने खेत में मक्का की खेती करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसका मूल्य भी पिछले वर्ष अच्छा किसान को देखने को मिला है, उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। और जिस प्रकार हम अपनी खादों का प्रयोग अपने आलू के खेत में करते हैं, हमारी मिट्टी और हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स का जो अवेलेबिलिटी है, वो भी बेहतर है। तो मक्के का पोषण प्रबंध फॉलो करते हुए हम अपने मक्के की खेती अपने आलू के खेत में कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ किसानों के मन में ये भी मंशा होती है कि वो हमारा खेत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अच्छा। मेरा कि अगर हम इस खेत में कोई अन्य फसल लेते हैं, तो हमारा आलू के लिए खेत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा उन किसान से कि हर फसल की एक खुराक की माँग होती है। अगर आपने आलू की खेती की, फिर उसके बाद दूसरी फसल नहीं ली, फिर आप आलू की कर रहे हो, वही आपकी एक तौर तरीके हैं। लेकिन अगर आप आलू के बाद मक्का की खेती करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमने इसके पहले जो फर्टिलाइज़र डाला था, वो तो मिट्टी में पहले से पड़ा हुआ है, ये हमारे मक्का के लिए हो जाएगा। तो ये जो हमारी जो मिथ्या ये गलत है। हमें मक्के की पूरी खुराक फ़ॉलो करनी पड़ेगी, बुआई से लेके और उसकी तुड़ाई के बीच में। दोनों जिस की सेहत के बीच में भी फ़र्क जी, होता होगा क्योंकि उनके कुछ खान। खाद हमारी ऐसी होंगी मिट्टी में जो उसको अवेलेबल नहीं हो पाएँगी, तो कुछ फर्टिलाइज़र्स हम अप्लाई करवाएँगे ऊपर से जो उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। कुछ खादें ऐसी होती हैं जो भुट्टे के दाने बनाने में निर्माण करती हैं, तो उसका प्रयोग आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा, उसके अलग-अलग अवस्थाओं के लिए। और इसके लिए मैंने एक शायद पहले एक एपिसोड किया भी हुआ था मक्के की खेती जी, के लिए। बिल्कुल। इसके लिए यारा एक अपना क्रॉप प्लान मक्के के लिए भी किसानों को प्रोवाइड कराती है। तो अभी हमारा आलू की खुदाई के बाद भी हम अपना कार्यक्रम वहाँ भी शुरू कर देंगे अपने वाईकेजीसी पे। वहाँ पे हम जो कुछ पुराने फार्मर जो उन्होंने मक्का की खेती की हुई है, उनके खेती में उन्हें लाभ कितना प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या लागत लगाया और साथ ही साथ उन्हें क्या-क्या समस्याएँ झेलनी पड़ी, चाहे वो सूढ़ी की समस्या हो, चाहे दाने खाली रह जाने की समस्या हो। तो उस आपूर्ति का अभाव कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, इस पे हम लगातार अब प्रयास शुरू कर देंगे मक्के के किसानों के लिए खनौली क्षेत्र में, ताकि मक्के में वो एक गुणवत्ता के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भुट्टे प्राप्त कर सकें। सारे दाने उनके भर के आएँ, भुट्टे में चमक हो और एक बढ़िया मूल्य उन्हें अपने मक्के का प्राप्त हो सके। तो मक्का कहीं न कहीं एक अच्छा फसल हमारे आगरा के किसानों के लिए निकल के आ रहा है। इसे ध्यान देने की बात है। अगर फिर भी मत्या बनी है कि नहीं, तो फिर अपने कुछ क्षेत्र में लगा के आप एक शुरुआत करिए 1 एकड़ में, आधे बिल्कुल। एकड़ में, 2 एकड़ में, ताकि एक आपको भी खुद का एक नया एक्सपीरियंस आपके खेती में ऐड हो कि हाँ, इस खेत में जो हमारा खाली पड़ा हुआ था, हमने ये लागत लगाई और हमें ये मुनाफ़ा दे के गई और फिर हमने इस खेत में आलू किया, तो हमारा आलू पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बिल्कुल। वो जो खाली खेत जो 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ का जो खेत खाली पड़ा है, कहीं न कहीं मक्के के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा और किसान की आमदनी बढ़ाकर ही जाएगा। और सरकार की ओर से भी मक्के की खेती के लिए या मिलेट्स की खेती के लिए बहुत सहयोग मिल रहा है। जी। 2023 वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में किसान बिल्कुल। इंडिया ने शायद सेलिब्रेट भी किया हुआ है। तो कहीं न कहीं हमें सोचने की बात है ये कि इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मुनाफ़े को बढ़ा सकते हैं और कहीं न कहीं सरकार की जीडीपी में अच्छा शेयर दे सकते हैं। बिल्कुल सही। जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ शुभम जी आज एक बार फिर आपने हमारे साथ साझा की हैं और समय को देखते हुए अब हम ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन शुभम जी चलते-चलते मौसम को देखते हुए, क्योंकि मौसम बहुत तीव्रता से बदल रहा है, कभी तो धूप आती है कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इधर के क्षेत्र में और आलू की खेती चल ही रही है और इस दौरान एकदम से पाला भी पड़ने लगता है ओस की बूंदों के साथ। तो चलते-चलते क्या छोटा-सा संदेश हमारे किसान भाइयों को जी। देना चाहेंगे? आपकी फसल निर्भर होती है आपके तौर तरीकों से। अगर आपने उसको शुरू से ही बुआई के टाइम से एक सही खुराक दी है, फसल की बीज मजबूत है, उसकी नींव मजबूत है, तो कहीं न कहीं ऐसी अवस्थाओं में फसल अपने आप को सँभाल के रखती है। अगर आपने शुरुआती दौर से ही खादों की प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी है, शुरू से ही बीज कमज़ोर है, तो उसके खेत में ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिलेंगी।
तो खुराक सबसे मैं बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बोलूँगा, खुराक। अगर आपने खुराक की व्यवस्था ठीक से रखी है, तो फसल आज भी आपके खेत में स्वस्थ खड़ी है। जिस खेत में खुराक की व्यवस्था ठीक से नहीं रखी गई, ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल किया गया, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया गया और जो उपयोगी पोषक तत्व हैं जैसे कि कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक है, फास्फोरस है, इन सब का प्रयोग सही जो किसान सही और सीमित मात्रा में सही समय पे किया है, तो कहीं न कहीं उसकी फसल पाले से भी सुरक्षित है, बीमारी से भी सुरक्षित है और एक अच्छा व्यवहार कर रही है। उस मॉइस्चर कंडीशन में भी अपने आप को एक टॉलरेंस कंडीशन पैदा कर रही है, स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रखी है। तो हमें मुख्य रूप से अपनी खेती को बुआई से लेके खुदाई के बीच तक सही तौर तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना और चाहिए। जानकारी का अभाव बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और यही हमारी कोशिश है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं, सही तरीके से पहुंचाएं और सही माध्यम से पहुंचाएं। रेडियो और यूट्यूब पेज हमारा ये माध्यम है, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ भारत सरकार हमें सहयोग कर रही है ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। आगे भी ऐसे ही विशेषज्ञों के साथ आपसे होगी बातचीत, आगे भी ऐसे ही हमारे लीड फार्मर्स से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनके बीच भी जाएंगे, आपके पास भी आएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इस खास कार्यक्रम के साथ इजाजत। नमस्कार।